हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। चैप्टर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी आप लोग ने पूछा हुआ है, तो इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ ही लाइक और शेयर जरूर करिए ताकि आपके फ्रेंड सर्कल में भी सबको ये नोट्स अवेलेबल होता रहे। देखिए, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि डेमोक्रेसी की क्या क्या कंट्रीब्यूशन हो सकते हैं, क्या क्या उसके रिजल्ट हो सकते हैं। सबसे पहली बात कि डेमोक्रेसी है क्या। तो देखिए, आज का परिप्रेक्ष्य जो डेमोक्रेसी की एक सीधा परिभाषा कही जाती है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, तो ये कहा जाए तो इसको ये बहुत बड़े ब्रॉड पर्सपेक्टिव में आज के डेट में है। आज मैंने बताया हुआ है कई बार आपको कि प्रजातंत्र, लोकतंत्र और जनतंत्र, डेमोक्रेसी के 3 मीनिंग मिलते हैं। यानी कि नाउ डेमोक्रेसी अब सब्जेक्ट से पब्लिक और पब्लिक से पीपल, जैसे जैसे जनता के रोल बढ़ते जा रहे हैं, इसका रूपांतरण प्रजातंत्र से लोकतंत्र और लोकतंत्र से जनतंत्र की ओर। ठीक है, प्रजातंत्र डेमोक्रेसी का शुरुआती फेज था, जब डेमोक्रेसी अपने नए स्टेज में था, जब और कुछ केवल इलेक्शन कंटेस्ट करने और वोट देने से बढ़ करके जनता की भागीदारी बढ़ी, ऑब्वियस सी बात है, तब ये लोकतंत्र हुआ। यानी कि सब्जेक्ट से पब्लिक और अब पीपल्स, यानी कि अब सिर्फ ये पार्टिसिपेशन और बढ़ गया। और आज यदि देखा जाए तो लोकतंत्र वहीं पर माना जाता है, जनतंत्र वहीं पर माना जाता है जहां पर पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो, या यूँ कहें कि शासन की बागडोर जनता के हाथों में रियल में है, जो कि थ्योरी के रूप में पहले से भी थी, लेकिन आज प्रैक्टिकल के रूप में ऑलमोस्ट है। क्यों? क्योंकि वैसे भी हम लोग 21वीं सदी में रह रहे हैं। ठीक है, 20वीं सदी को ये लोकतंत्र का युग कहा जाता था, तो इसका बहुत ब्रॉड एक्सपेंशन हुआ है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात कि आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो इसके मेजरमेंट के क्या पैमाने हो सकते हैं। आखिर कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके आधार पर हम मेजरमेंट कर कह सकते हैं कि यस, उस देश में डेमोक्रेसी है या नहीं है। ठीक है, या डेमोक्रेसी के क्या रिजल्ट होने चाहिए थे और उस देश में नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, क्योंकि डेमोक्रेसी एक वाई डेमोक्रेसी में मैंने वीडियो भी किया हुआ है और कई बार इसको स्पष्ट किया है कि इंडिविजुअल्स की डिग्निटी सिर्फ और सिर्फ इट कैन बी प्रोटेक्टेड ओनली इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम। ठीक है, और कोई सिस्टम होगा तो वहां पे इंडिविजुअल्स की डिग्निटी नहीं होगी, पहली चीज। दूसरा चीज, फंडामेंटल राइट्स। ये फंडामेंटल राइट्स का सबसे ज्यादा कोई कहीं पे कंज्यूम हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्री में। तीसरी चीज, कंसेंसस, क्योंकि यही वो सिस्टम है, यही एक ये गवर्नमेंट का पैटर्न है डेमोक्रेसी, जिसमें कंसेंसस से कोई भी, पब्लिक ओपिनियन से कोई भी फैसले लिए जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब पब्लिक ओपिनियन से लिए जाएंगे तो पीसफुली होगा सब कुछ। और सबसे बड़ी बात कि सॉवरेन यहाँ पर कौन होता है, तो सॉवरेन यहाँ पे पीपल्स होती है, जनता होती है, क्योंकि जनता के हाथ में रिमोट है। ठीक है, यदि मान लीजिए शासन व्यवस्था जनता के एक्सपेक्टेशंस के अनुकूल नहीं चल रहा हो तो अगली बार, ठीक है ना, अपने वोट का इस्तेमाल करके बदल दी जाएगी। यदि भारत के संदर्भ में बात करें तो आज तो ईवीएम से और भी इजी हो गया है और एक नोटा का बटन भी लग गया है। ठीक है, किसी को नहीं देना है, कोई यदि अच्छा कैंडिडेट नहीं लग रहा है तो नोटा का बटन। ठीक है, तो इस तरीके से ये पहली पॉलिटिकल आउटकमिंग्स है, फंडामेंटल राइट्स, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, कंसेंसस बेस्ड, उसके बाद में स्पेशली लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का मैक्सिमम। ठीक है ना, और इन सब के साथ लेजिटिमेट रिस्पॉन्सिव और अकाउंटेबल गवर्नमेंट। अब लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है? देखिए, लेजिटिमेसी का मतलब होता है कि द एलिमेंट बाय विच अ सिस्टम बिकम्स लीगल। तो ये लीगलिटी कहाँ से आती है? ऑफ कोर्स जनता से आती है। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, वो कानून बनाते हैं। यहाँ पर ये भी बताते हैं, जैसे मान लीजिए हम कानून को ही मानते हैं। कानून क्यों मानते हैं? क्योंकि कानून किसने बनाया है? हमारे चुने प्रतिनिधियों ने बनाया है। यानी कि उसको देखा जाए तो डिराइव करके तो एक तरीके से हमने सबने मिलकर बनाया है। ठीक है, तो वही चीज़ है।
फिर लेजिटिमेसी के बाद आता है कि अकाउंटेबिलिटी। ऑब्वियस सी बात है कि जिस एक्सपेक्टेशन पे जनता ने अपने प्रतिनिधियों को चुना हुआ है, यदि सरकार ऐसा कर रही है दैट मीन्स गवर्नमेंट अच्छी है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट वो अकाउंटेबल है, उसको फुलफिल कर रही है हमारे एक्सपेक्टेशन को। रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है? देखिए, ये जनता के बीच, जनता और शासन के बीच एक इनपुट आउटपुट रिलेशन होता है। इनपुट आउटपुट क्या होता है? जैसे हमारे जो डिमांड्स होते हैं, हमारे डिमांड्स पॉलिटिकल पार्टीज तक, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज तक डिमांड्स हमारे इनपुट के रूप में जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि सरकार मान लीजिए चुनाव से पहले मैनिफेस्टो इशू करती है सब पार्टियां, उसके आधार पर हम वोट करेंगे। जो सरकार आती है जैसा उनका मैनिफेस्टो होता है, ऑब्वियस सी बात है कि मेजोरिटी जो पसंद करेगी उसके आधार पर सरकार बनेगी, ठीक है ना। तो उसको फिर लागू करने की कोशिश करती है। तो जो गवर्नमेंट यदि अपने जो उसने वादे किए थे, प्रोमिसेस किए थे, मैनिफेस्टो में जो उसने इशू किए थे, और यदि कर रही है, इट मीन्स गवर्नमेंट सही है, ठीक है। तो ये अकाउंटेबिलिटी, लेजिटिमेसी और रिस्पॉन्सिवनेस, ये आउटकमिंग्स है डेमोक्रेसी का। और यदि हम इस तरीके से कहें कि जहाँ पे डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल नहीं है, जहाँ फंडामेंटल राइट नहीं है, जहाँ पे कंसेंसस नहीं है, जहाँ पे मीडिया फ्री नहीं है, जहाँ पे अकाउंटेबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये भी पैदा होता है, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे कंट्री, 2/3 कंट्रीज अपने आप को ये कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, लेकिन क्या डेमोक्रेसी वहाँ पर रिलाई करता है? चाइना, एक केवल पार्टी का एग्जिस्टेंस है और एक ही पार्टी का एग्जिस्टेंस है, तो जाहिर सी बात है कोई कंपटीशन की नहीं होगा, राजनीतिक दलों का फ्री फेयर इलेक्शन का प्रश्न ही नहीं होता। तो उस स्थिति में क्या वहाँ पर डेमोक्रेसी रिलाई करती है, ऐसा माना जाना चाहिए? ऑफ कोर्स नॉट। पाकिस्तान देखिए, 75 सालों का इतिहास है, जिसमें से मोर देन 40 ईयर्स, ठीक है, मिलिट्री कू में बीत गया। तो इस तरीके से, और जहाँ पर ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन आप देख ही रहे हैं इन देशों में किस तरीके से हो रहा है, विमेंस की कंडीशंस क्या है, सऊदी अरबिया का एग्जांपल सामने है। तो जहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, तो हम ये देखते हैं कि वहाँ पर ये चीज़ें नहीं है। तो ये डेमोक्रेसी की पॉलिटिकल आउटकमिंग्स हो गई कि डेमोक्रेसी है तभी वहाँ पर डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल है, वहाँ पर फंडामेंटल राइट है, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का पालन हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद में अकाउंटेबल गवर्नमेंट है। और एक सबसे बड़ी बात, उससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ लेजिटिमेसी की बात नहीं है। डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर गवर्नमेंट की ये कोशिश होती है, जहाँ पर सरकार की ये कोशिश होनी ये चाहिए कि जनता को इस स्टेज पर, ठीक है ना, इस स्टेज पर लाते कि वो खुद ही अपना विकास करने लगे। ये एक अच्छे लोकतंत्र की पहचान है, यानी कि जनता खुद इस स्थिति में आ जाए। वो स्थिति कब आएगी? ऑब्वियस सी बात है कि जब उसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से वो ऊंचाई पे जाएगी, ठीक है ना। आखिर जनता कब सरकार की ओर देखती है? जबकि उस स्थिति में नहीं होती, लेकिन जब स्वयं की स्थिति में होगी तो ये अच्छे लोकतंत्र की पहचान है। दूसरा, अब सोशल डाइवर्सिटी की बात आती है। तो सोशल डाइवर्सिटी की बात आती है, देखिए, लैंग्वेज के आधार पर, रीजन के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे एथनिक कल्चर के आधार पर बहुत सारी विविधताएं और डाइवर्सिटीज होती हैं। खासकर हम अपने भारत जैसे देश की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा देश है, ठीक है। तो उस स्थिति में एक अच्छे लोकतंत्र का गुण क्या है? एक अच्छे लोकतंत्र का गुण ये है कि ये डाइवर्सिटीज में यूनिटी बनाए। कहते हैं ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहा गया है। तो यूनिटी, इंटीग्रिटी की बात की गई। आखिर क्यों की गई है? क्योंकि जितना बड़ा देश है या किसी भी देश के लोकतंत्र के लिए लागू होता है। और यदि ये नहीं होगा तो क्या होगा? पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में बताया है मैंने, और वीडियो भी है मेरे दूसरे चैनल पे जो मेरे नाम से ही है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो उसमें श्रीलंका का एग्जांपल सामने है, किस तरीके से माइनॉरिटी तमिलों के साथ बिहेव किया गया, उसका अंजाम क्या हुआ? एलटीटी जैसी संगठन हो गई, और बाद में ये बहुत बड़ी क्लासेस होते रहे, फिर बहुत लंबे समय के बाद मामला सुलझा। तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि मेजोरिटीज़ का कहीं भी ऐसा नहीं माइनॉरिटीज़ को लगनी चाहिए कि मेजोरिटीज़ हमारे ऊपर शासन कर रहा है या मेजोरिटी की थोपी जा रही है। वैसे भी फादर ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी रूसो ने इस बात को स्पष्ट किया था कि ठीक है कि लोकतंत्र में सरकार तो उसी की होगी कि जिसके लोअर चेंबर में जिस पार्टी को बहुमत होगा, ठीक है, उसका नेता प्रधानमंत्री बनेगा, सरकार बनेगी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इलेक्शन में जो कैंडिडेट चुनाव जीतता है,
मान लीजिए 5 कैंडिडेट हैं, अब 5 में से एक ही व्यक्ति को जीतना है ना अपने कंस्टिट्यूएंसी से, तो क्या बाकी के लोगों को जो वोट दिए गए वो बेकार हो गए हैं? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि अब वो व्यक्ति जीता हुआ तो पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो यहाँ पर एक और बात स्पष्ट कर दें कि यहाँ माइनॉरिटी का मतलब रिलीजियस माइनॉरिटी जिसका इस्तेमाल खूब होता है उसको मत समझिएगा। यहाँ पर माइनॉरिटी का मतलब उससे है कि जो मत बेकार हो गए, जो वोट बेकार हो गए, ठीक है, जिनकी संख्या, और यदि इंटरप्रीट करके उसको देखी जाए तो ये उसमें खास करके अल्पसंख्यक भाषाई या धार्मिक आधार पर, जैसे भारत में देखा जाए तो यहूदीज या इस टाइप के लोग आएंगे, ठीक है ना, जिनकी संख्या बहुत कम है। अल्पसंख्यक का मतलब यदि देखा जाए तो उनका जनरल सामान्यीकरण जो कर दिया जाता है धार्मिक से, तो वो नहीं होना चाहिए, बल्कि भाषाई आधार पर भी हैं, क्षेत्रीय आधार पर भी हैं और धर्म के आधार पर भी हैं, और बहुत कम संख्या वाले हैं, ठीक है। लेकिन अक्सर करके सिर्फ एक दो संप्रदायों के लिए उसका इस्तेमाल कर दिया जाता है। तो चलिए, तो यहाँ पर माइनॉरिटी का मतलब एक प्रकार से ये भी है कि जिनके वोट बेकार से, जिनके वोटर्स, मान लीजिए हमने जिस कैंडिडेट को वोट दिया वो चुनाव हार गया, तो क्या मेरा वोट बेकार हो गया? ऑफ कोर्स नहीं। तो यहाँ पर ये या यदि हम उस बेस पर भी मान लें, रीजनल आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर, जो कि सोशल डाइवर्सिटीज का पार्ट है, ठीक है ना, कि उस आधार पर भी जो जिनकी संख्या कम है उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनकी उपेक्षा हुई है। रूसो यूं भी कहता है कि माइनॉरिटीज को ये कभी भय नहीं सताना चाहिए, और अरिस्टोटल ने तो बहुत पहले लिख दिया है, यदि ऐसा भय सताने लगे तो हमेशा रिवोल्ट की गुंजाइश रहती है, ठीक है ना। तो इसको कितना ज्यादा एकोमोडेट करना है, कितना ज्यादा संतुलन बनाना है, ताकि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में कोई डिफरेंसेस पैदा ना हो, कोई कन्फ्लिक्ट्स पैदा ना हो, और इट कैन ओनली पॉसिबल, ये केवल और केवल डेमोक्रेटिक सिस्टम में ही संभव है। उससे उसके बाद अब इकोनॉमिक पॉइंट पे आते हैं। तो देखिए इकोनॉमिक आउटकमिंग क्या हो सकती है। इकोनॉमिक आउटकमिंग्स का मतलब ये है कि सबसे बड़ी बात कि यदि हम कहें कि ग्रोथ का मतलब क्या है, तो ग्रोथ का मतलब जनरली ये लगाया जाता है कि किसी देश की जीडीपी बढ़ रही है, ग्रॉस इकोनॉमी बढ़ रही है, और ग्रॉस इकोनॉमी जीडीपी बाई पॉपुलेशन कर दी, और पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, दैट मीन्स की इकोनॉमी बढ़ रही है। सामान्यकरण, इसको जनरलाइजेशन यही कहा जाता है जनरल सेंस में, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। यदि इस आधार पर हम मान लें तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं करते हैं, डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं करते हैं, वो बहुत आगे हैं। मिडिल ईस्ट में देख लीजिए गल्फ कंट्रीज की स्थिति, ठीक है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, मीडिया सेंसर है, बहुत सारे देशों में फंडामेंटल राइट्स का डेली वायोलेशन होता है, वुमेन्स के राइट्स, वुमेन्स सेकंड क्लास की कैटेगरीज में आज भी रखी जाती हैं। तो और ग्रोथ अच्छी है, 4.42 उनका है, जबकि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में 3. तो कहने का मतलब 3.39, तो कहने का मतलब कि 1% के लगभग में अंतर है। लेकिन यहाँ कहने का मतलब ये है कि खास करके यूएनडीपी ने जो पैरामीटर 2002 में बनाया, उसके बाद से यदि देखते हैं तो सिर्फ ग्रोथ को ही हम आधार नहीं बना सकते, बल्कि उसके लिए जरूरी है कि और भी पैरामीटर, चाहे वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो, एजुकेशन रेट हाई हो, सेक्स रेशियो एक बैलेंसिंग हो, उसके बाद में हेल्थ अच्छी हो, हाइजीन अच्छी हो, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अच्छी हो। तो ये सारे पैरामीटर, कैलोराइज, न्यूट्रिशियस फूड सप्लाई व्यवस्था पर बढ़िया हो, तो ये सारा पैरामीटर बनाने के बाद ही हम कह सकते हैं कि हाँ वो देश इकोनॉमिक ग्रोथ में है, और ये संभव है सिर्फ डेमोक्रेसी का आधार। नेक्स्ट है कि रेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। देखिए पॉवर्टी एक सबसे बड़ी विडंबना है। 9th क्लास में भी आपने ह्यूमन रिसोर्स चैप्टर में पढ़ा है, उस पर भी मैंने डाला हुआ है, और फिर से एक नया डाल देंगे कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में दूसरे तरीके से उसको और इंटरप्रेट करके डाल देते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स वाले चैप्टर में है, पॉवर्टी का मतलब ये है कि किसी भी देश में यदि पॉवर्टी है तो ऑब्वियस सी बात है कि जितना डेवलपमेंट होगा वो फिर डिसबैलेंस हो जाएगा। अपने साउथ एशिया में यदि हम देखें तो बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये आसपास के जो भी देश हैं, खुद अपने देश में भी हम लोग काफ़ी हद तक पॉवर्टी एरेडिकेशन के प्रोग्राम की ओर बढ़े हैं, और काफ़ी हद तक सफलता भी हमने प्राप्त की है, पर फिर भी अभी भी 28% कम नहीं होता है, ठीक है। तो पॉवर्टी एरेडिकेशन जैसे जैसे कम होगा, इसका मतलब है कि उस देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रही है। अब सबसे बड़ी बात कि ये सारे पॉइंट्स को देखने के बाद, ठीक है,
सारे पॉइंट्स को देखने के बाद पॉलिटिकल आउटकमिंग्स मैंने बताया, सोशल आउटकमिंग्स बताया, इकोनॉमिक आउटकमिंग्स बताया, इसके साथ साथ कल्चरल, भाषाई और ये आधार पर सब में एकोमोडेशन हो, ठीक है ना, और खुद जनता का मेंटल स्टेटस जैसा मैंने कहा इस स्थिति में हो जाए, कैलिबर इतनी अच्छी हो जाए, ठीक है, कि वो देश की प्रोग्रेस में अपना कंट्रीब्यूट खुद से करें। तो ऐसी स्थिति कब आएगी? और जब ऐसी स्थिति आएगी तब कहा जाएगा कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज, वो कंट्रीज उतना ही ज़्यादा डेमोक्रेटिक है। अब देखिए इसको कंक्लूड करते हैं। ये जितने भी आउटकमिंग्स हैं, इस आउटकमिंग्स का मतलब कि जिस देश में जितनी मात्रा में ये चीज़ें हैं, इसको ध्यान समझिएगा, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, जिस देश में जितनी मात्रा में ये चीज़ें हैं वो देश उतनी ही मात्रा में डेमोक्रेटिक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जैसा कमेंट बॉक्स में आपको जो भी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप उसको भेजिए, और हमारी कोशिश रहेगी कि उसको जितना अच्छे से सटीक से समझाया जा सके। एक चीज़ एक स्टूडेंट ने पूछा हुआ है रिच एंड पुअर, तो उसको मैंने समझा दिया है, फिर से इसी में आ गया है सारा चीज़, फिर से एक बार समझा दें कि रिच एंड पुअर वोट का क्या अंतर है, ऐसा कुछ पूछा हुआ है। तो देखिए रिच एंड पुअर वोट का मतलब यहाँ पर वही है कि सोशल आउटकमिंग्स और इकोनॉमिक आउटकमिंग्स में वाले पॉइंट में कि जिस देश में डेमोक्रेसी ज़्यादा होगी वहाँ पर रिच एंड पुअर वोट का कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि पॉवर्टी एलिमिनेशन की बात चल रही है, ठीक है ना। माइनॉरिटी मेजोरिटी की जब हटाने की बात हो रही है तो इकोनॉमिक आधार पर भी रिच एंड पुअर और पॉवर्टी एलिमिनेशन की बात होती है, लेकिन जो देश जितनी कम डिग्री में डेमोक्रेटिक होगा वहाँ पर अंतर ज़्यादा होगा। थैंक यू।